कि कल हम लोग क्या कर रहे थे बताओ, सॉलिड स्टेट में कल हमने कर लिया था सॉलिड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। इसके अलावा हमने क्या किया था बताओ, सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। फिर हमने किए थे टाइप्स ऑफ सॉलिड, दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। उसके बाद हमने किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना, यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे देखो क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस मैं 2-3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्रिस्टल लैटिस क्या है, एक वेल डिफाइंड पॉइंट होते हैं ना, वेल अरेंजमेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग क्रिस्टल्स बोलते हैं। अगर आपको ऐसा थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप लोग ऐसे समझिए, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू जनरेट होल द लैटिस, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। Three-dimensional arrangement of constituent particles to generate और to produce लिख सकते हो आप, whole the lattice that is called crystal lattice। इसका दूसरा नाम और होता है स्पेस लैटिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझिए, जैसे एक ब्रिक है, ब्रिक के ऊपर ब्रिक, ब्रिक के ऊपर ब्रिक अगर हम लोग रखेंगे तो पूरा ये क्या हो जाएगा, एक वॉल बन जाएगी, दीवार बन जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जैसे जो वॉल बनी है वो 1 ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखने के बाद बनी है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू जनरेट होल द लैटिस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हो रही है। एक यूज होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल में हम लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस अंडर ऑब्जर्वेशन। That is called यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब समझिएगा, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। यानी कि किसी भी स्पेस लैटिस की या क्रिस्टल लैटिस की वो छोटे से छोटे पॉइंट जिसको हम स्टडी करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन में स्टडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। मान लीजिए अगर हमने बॉल बना रखी है तो ब्रिक की बॉल बन गई, इसमें से हमने कोई एक ब्रिक निकाल ली और उसकी स्टडी करने लग जाएं, कहाँ से आई है, कैसे आई है, कहाँ की कंपनी की बनी, तो वो सारे के सारे क्या बोला जाएगा, यूनिट सेल। बात समझ में आया। किसी भी यूनिट सेल को अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल की, तो ध्यान रखिएगा ऑफ यूनिट सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के जो 6 पैरामीटर्स होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। किसी भी यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
जैसे हमारे पास एज हो गई ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारी एज लेंथ हो गई, एंड यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा ये एंगल हो गए। तो हमारे पास एज लेंथ कौन सी हो गई? एज लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए बी सी हैं, एंड बॉन्ड एंगल हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, अल्फा बीटा गामा। तो टोटल कितने हो गए पैरामीटर्स? ये 6 पैरामीटर्स हो गए, जिनकी हेल्प की वजह से हम लोग किसी भी यूनिट सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं तो एक हमारे पास होती है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, या इसको क्यूबिक भी बोलते हैं ना। सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। बेसिक यूनिट सेल, देखिए इसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या बेसिक यूनिट सेल क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब में अगर हम बात करें तो हमारे पास ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब दैट इज कॉल्ड बेसिक और सिंपल यूनिट सेल, है ना। तो हम लोग यहां डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ? ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब दैट इज कॉल्ड अ सिंपल यूनिट सेल। अच्छा, यूनिट सेल सही नहीं बनी है, दोबारा बना देंगे। ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है, इसको दोबारा बनाते हैं एक बार। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या कहेंगे? ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब दैट इज कॉल्ड द सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा वाला आया हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिसमें एटम सेंटर्ड होते हैं उसको हम सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें ये फर्दर 3 में डिवाइड है। जैसे नंबर 1 हम लोग बोल सकते हैं इसको, या इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना, डायरेक्ट ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर्ड सेल जो है वो फर्दर डिवाइडेड है, इसलिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी वाली कौन सी हो गई हमारे पास? बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए बीसीसी में क्या कहेंगे हम लोग? ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज 1 एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो इस तरीके की यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के नाम से जानते हैं। जैसे ये ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब है, एज वेल एज 1 एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब और बॉडी ऑफ द क्यूब, है ना। ईच एटम लिख देता हूं एक बार,
present at the corner of the cube as well as one atom present at the center of the cube। ठीक है, जैसे यहाँ पे थर्ड वाली आई हमारे पास एफसीसी। फर्स्ट वाली कौन सी हो गई, सिंपल यूनिट सेल। सेकंड वाली कौन सी हो गई हमारे पास, बीसीसी। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो थर्ड वन इज नोन एज द एफसीसी। एफसीसी को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसमें क्या बोलेंगे, ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब as well as each atom present at the corner of the cube as well as each faces of the cube। अब देखो अगर हम बात करें फेस की तो हमारे पास फेस कितने हो गए, देखो ये पूरा क्यूब हो गया, क्यूब में एक हमारे पास ये फेस हो गया आमने सामने वाला, एक हमारे पास ये वाला फेस हो गया, एक हमारे पास ऊपर नीचे वाला फेस हो गया, तो टोटल फेस कितने हो गए 6। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फेस सेंटर्ड की तो देखो इस तरीके से है। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरीके का जो है वो कौन सा वाला बोला जाएगा हमारे पास, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए बात करते हैं अगला वाला, एक है हमारे पास एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड की क्या डेफिनेशन होगी, ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट फेसेस। समझाऊंगा अभी, एक बार लिख देता हूं, ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब as well as one pair of alternate faces। इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। कोई ये फेस है ना, जैसे आप देख रहे हो 1 2, ये वाला एक फेस, 2 फेस हो गए ना। अब एक ये हो गया, पेयर की अगर बात करें तो ये एक पेयर है, ये 2 पेयर है, ये 3 पेयर है। तो हम किसी भी एक पेयर को ले लेते हैं, उसमें जो है 2 एटम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये पेयर ले लिया, तो अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे फिर हमारे पास ये एटम आ जाएगा, हम नीचे से चलेंगे तो हमारे पास ये एटम आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड। एक बार इसको बना करके बताता हूँ मैं आपको, एंड सेंटर्ड को। तो अगर हम लोग बात करें एंड सेंटर्ड की तो देखिए इस तरीके से होते हैं। ये एंड सेंटर्ड में क्या है, जैसे हमने 1 पेयर ऑफ ईच फेस ले लिया, कोई भी एक फेस का पेयर ले लीजिए, ठीक है। कॉर्नर पे तो है ही है ये एटम, कॉर्नर पे तो ये सारे एटम प्रेजेंट है ही हैं। इसके अलावा हमने क्या किया, 1 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट फेस। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ एटम आ जाएगा, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ एटम आ जाएगा। तो इस तरीके की जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड। अब बात करते हैं इसमें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल।
कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल देखने के लिए 2-3 चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ आपको एक बार। देखिए, हमेशा किसी भी एटम का जो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होगा हमेशा ऑलवेज 1/8 होता है, ठीक है। एटम, कोई भी एटम अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है हमेशा 1/8 होगा। अगर ध्यान रखिएगा, फेस का कंट्रीब्यूशन होता है एटम का तो 1/2 होगा, ठीक है, हाफ होता है फेस पे। लेकिन बॉडी पर जो एटम कंट्रीब्यूशन करता है, बॉडी का कंट्रीब्यूशन हम लोग कितना यूज़ करते हैं, 1। ध्यान रखना, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेस कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है और बॉडी का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। हम लोग अब क्या कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि ईच एटम, तो टोटल एटम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स कितने हो गए हमारे पास, 8। अब ये सारे के सारे जो 8 एटम है, जैसे आप रूम में देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल एटम्स कितने हो गए हमारे पास, 8। लेकिन कॉर्नर पे हैं सारे के सारे, तो कितने हो गए, 1/8। तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1। तो इसमें ये जेड की वैल्यू आ गई। जेड क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल, ठीक है। अब बीसीसी में देखते हैं एक बार। अब आप देखिए, नंबर ऑफ एटम्स से पर यूनिट सेल निकालना लग जाए हम बीसीसी में, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, 8। और कॉर्नर पे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 प्लस बॉडी में कितना प्रेजेंट है, 1, और बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इनटू 1। तो यहाँ पे हो गया 1 एंड 1, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स 2। तो जेड इज इक्वल टू बीसीसी के लिए हम लोगों को कितना यूज़ करना है, 2। अब बात करते हैं एफसीसी में, है ना। तो ये जो कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर कितना हो गया हमारे पास, 8। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बताइए, 1/8 प्लस नंबर ऑफ एटम्स फेस पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो कितना आ गया हमारे पास, 1 एंड 3, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर, 4। नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल इन एफसीसी विल बी 4। अगर हम एंड सेंटर्ड की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कितने एटम प्रेजेंट हैं कॉर्नर पर, 8। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 इनटू प्लस 2, ये नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2। तो ये फेस पे रखे हुए हैं, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ऑलवेज 1/2 या हाफ। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 1 ये 1, तो टोटल कितना हो गया, 2। तो जेड की वैल्यू एंड सेंटर्ड में भी 2 आएगी, ठीक है। ये थे हमारे पास types of unit cell. So how many types of unit cell? There are 4 types. Number 1 is simple unit cell, number 2 is BCC, number 3 is FCC, number 4 is end centered. अब हम बात करते हैं ब्रेविस लैटिस की। तो ध्यान रखिएगा, 14 डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस को हम लोग ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। 14 different type of crystal lattice is known as the Brevis lattice. चलिए नोट करिए एक बार। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड स्टेट, है ना। एक यहाँ पर टॉपिक करेंगे जो कि सॉलिड स्टेट में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस पर एक ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रेविस लैटिस। देखिए ब्रेविस लैटिस क्या होता है, जैसे 14 डिफरेंट टाइप ऑफ 14 different types of crystal lattice that is called
ब्रेविस लैटिस। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें। तो इसमें जो 14 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, इन विच 7 कैसे होते हैं, 7 इसमें सिंपल टाइप के होते हैं, इनको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं या सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। 3 जो होते हैं वो BCC होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, 2 जो होते हैं वो FCC होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। 2 जो होते हैं दैट इज कॉल्ड द एंड सेंटर। टोटल अगर आप यहाँ ऐड करेंगे तो मिलेंगे हमें 14 डिफरेंट टाइप। अब ये जो सिंपल यूनिट सेल्स हैं 7 टाइप की, ये फर्दर डिवाइड की गई हैं, जिनको कि हम लोग क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल के वगैरह नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे जल्दी में इसको करना है ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। देखिए, इसको आप थोड़ी सी ट्रिक से सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सितारे में तार है। अब ये 7 मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें पहला हो गया हमारे पास क्यूबिक, टेट्रागोनल, ये हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, दिस इज नोन एज द मोनोक्लिनिक। ये हमारे पास है ट्राइक्लिनिक। ये हमारे पास है रोम्बोहेड्रल, और इसका एक नाम और होता है ट्राइगोनल। दिस इज नोन एज द हेक्सागोनल। ठीक है, एक ये हमारे पास फर्दर टाइप हो गई, यानी कि जो आप सिंपल यूनिट सेल्स देख रहे हो ब्रेविस लैटिस में, इनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक एक्सिस और एंगल दे रखा होगा और आपसे पूछेगा क्रिस्टल का नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक्सिस की अगर हम बात करें तो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ इसकी, आपको ऐसे कर लेना है, सितार में तार है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 ऐसे ध्यान रखना है, 1 2 3 3 3 1 2, ये आपको ध्यान रखना है। इस 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है कि अगर 3 एक्सिस हमारे, जैसे कोई 3D व्यू है ABC, उसके 3 एक्सिस हैं, तो 3 एक्सिस जब इक्वल होंगे तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस 2 का मतलब होता है 2 तो इक्वल है, 1 अनइक्वल है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक्सिस आ गई, एक एंगल गिवन होगा आपको, तो हम कैसे करें कि नेचर किसी यूनिट सेल का क्या होगा। ठीक है, एंगल आपको लर्न नहीं रखने, ये सारी चीज़ें लर्न नहीं रखनी। अभी आपको 5 मिनट्स लगेंगे समझने के लिए, उसके बाद आप लोग बता सकते हो कि इनमें से कौन सी वाली होगी। ठीक है, तो देखो, इसमें कंपटीशन चल रहा है नहीं चल रहा है बताओ, सब में कंपटीशन चल रहा है। 1 जो है वो 2 बार आया हुआ है, एक यहाँ है एक यहाँ है। 2 देखिए यहाँ पे 2 बार आया हुआ है। 3 तो ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, 3 तो 3 टाइम्स आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में चल रहा है, 3 में चल रहा है। ठीक है, मतलब कंपटीशन सब में चल रहा है इसमें। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे कि ये क्यूबिक है, ये टेट्रागोनल है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है। सी कोई लड़की होती है, सी की तरह रोम के 3 फ्रेंड थे, हम ऐसे करके इसको ध्यान रखेंगे, सी की तरह रोम के 3 फ्रेंड थे। यानी कि उस लड़की की तरह रोम के भी 3 फ्रेंड थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसमें यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें, तीनों एंगल एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो फिर ये भी वही होगा, तीनों की वैल्यू 90 डिग्री होने वाली है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सी की तरह रोम के 3 फ्रेंड हैं, तो जब ये वाला बॉन्ड एंगल इक्वल है तो ये भी वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, अब देखो कंपटीशन निकल गया, किस में से निकल गया? अगर तीनों बॉन्ड एंगल, आपको ये वैल्यू गिवन होगी दोनों, इसका नेचर पूछेगा ये किस टाइप की यूनिट सेल है। अगर सपोज करिए ये तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल हैं तो उस केस में क्यूबिक होगा। अगर तीनों बॉन्ड एंगल में से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये ए बी सी तो दे रखा है लेकिन बॉन्ड एंगल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में आप कौन सा लगा के आएंगे? ये वाला रोम्बोहेड्रल। अब देखिए ये वाला कॉम्पिटिशन से हट गया कि अगर 3 बॉन्ड एंगल इक्वल आते और ये केस होता है तो हमारे पास टेट्रागोनल होगा, लेकिन सेकंड वाले का केस है। ठीक है, लेकिन अब कंपटीशन अभी किस में बरकरार है? अगर तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल हैं तो ये वाला होगा, नहीं है तो फिर ये वाला हेक्सागोनल होगा। अभी कंपटीशन 2 में है, जैसे कि 3 and 3, मतलब तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे तो ऊपर वाला लगा देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ प्रॉब्लम में फंस गए। अब देखिए क्या हुआ कि कोरोना वायरस की वजह से अभी डॉक्टर ही खुद ही नहीं क्लिनिक पे बैठ रहे हैं, क्लिनिक बंद कर करके अपना घूम रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, लोड चल रहा है उन पे। तो 3 बार क्लिनिक पे गए, तीनों बार डॉक्टर नहीं मिला। इसको हमें ऐसे करना है, हमें अपनी बात समझनी है, मतलब ट्रिक बनानी है, हमें किसी से वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो 3 बार गए, 3 बार क्लिनिक पे गए, तीनों बार डॉक्टर नहीं मिला। इसका आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब 3 बार क्लिनिक पे गए, 3 बार डॉक्टर नहीं मिला का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो तीनों के तीनों अनइक्वल होंगे, और जो अनइक्वल होने वाले हैं वो 90 के अनइक्वल होने वाले हैं। ठीक है, बाकी कोई अगर सपोज करिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 दे दे, गामा 120 दे दे, कोई भी दे दे, तो आप कौन सा वाला ध्यान रखेंगे? इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ मैं और आपको यहाँ कहूँगा कि जैसे हम यूनिट सेल के बारे में जानते हैं कि 4 टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, BCC, FCC एंड सेंटर्ड। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बताइए मैक्सिमम यूनिट सेल्स किस में पाई जाएंगी? तो ध्यान रखिएगा जो ये ऑर्थोरोम्बिक है इसमें सारी की सारी यूनिट सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि जो 4 यूनिट सेल्स होंगी, मैक्स टू मैक्स यूनिट सेल्स हैं, वो कौन से वाले में पाई जाएंगे? आपके पास ऑर्थोरोम्बिक में। इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि किसी में जैसे क्यूबिक की अगर बात करें तो क्यूबिक में केवल 3 पाई जाती हैं, मतलब उन चारों में से केवल 3 पाई जाएंगी। अब कौन सी पाई जाएंगी ऐसा करके क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम यूनिट सेल किस में पाई जाएंगी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, किस में पाई जाएंगी? ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक है, अब मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूं आपको ताकि ये आइडिया लगे कि इस टेबल को आपको कैसे अप्लाई करना है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन करेगा, इसका नेचर पूछेगा, ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन करने हैं, क्या किसका एंगल है वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, वो कभी क्वेश्चन में नहीं आने वाला, क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सपोज करिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, $90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये किस में जाएगा, तो ये 2 में जाएगा, ये तो पक्का है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 3 1 2, अब ये 2 मेरे पास 2 हैं, 1 and 2। अब आप खुद से देखिए क्या बॉन्ड एंगल इक्वल है तीनों का? नहीं। अगर तीनों का बॉन्ड एंगल इक्वल होता तो इस केस में ये आंसर आ रहा होता टेट्रागोनल, लेकिन अभी बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं है, तो अब कौन सा वाला जाएगा हमारे पास? हेक्सागोनल। तो इस सेल का जो नेचर होने वाला है दैट इज नोन एज द हेक्सागोनल। ठीक है, इसका आपको ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, जैसे
ठीक है, ये आ गया। हाँ, वो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी बुक में टेबल दे रखी है, आप टेबल को अप्लाई इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें कौन से में जाएंगे, हम 1 में जाएंगे। 1 हमारे पास 2 हैं, एक तो 1 ये है और एक 1 हमारे पास ये है। 1 2 3 3 3 1 2, तो एक 1 हमारे पास ये है। अब देखो ये बॉन्ड एंगल जो है तीनों इक्वल होते तो इस केस में हमारे पास क्यूबिक होता। अब तीनों तो बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, रोम्बोहेड्रल। तो दैट विल बी द रोम्बोहेड्रल, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए कुछ भी लिखा आ सकता है, जैसे आप सपोज करिए वो आ गया, ठीक है। अब आपको कैसे ध्यान रखना है, आप सोचें टेबल को बिना टेबल के देखे हुए कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसे लिखेंगे एक बार पहले, सितार में तार है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, सितार में तार है। अब काम किस पे करना है ये जरा समझिए, 1 2 3 3 3 1 2, ठीक है। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है आपको, क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही मालूम पड़ गया कि ये 3 जा रहा है, ठीक है, एक्सिस को देख करके। 1 2 3 3 3 1 2, तो तीनों में कंपटीशन है। अब मैंने आपको कंपटीशन हटाने के लिए कैसा कहा कि सी की तरह रोम के 3 फ्रेंड थे। अगर ये बॉन्ड एंगल इक्वल होता तो उस समय कौन सा हो रहा होता हमारे पास, ये वाला। अब 3 बार क्लिनिक पे गए, तीनों बार डॉक्टर नहीं मिला। अगर तीनों बॉन्ड एंगल 90 के अनइक्वल हो रहे होते तो ट्राई क्लिनिक होता, वो भी नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, मोनोक्लिनिक का। दिस इज नोन एज द मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो एक बार इसकी टेबल जो है वो एनसीईआरटी बुक में है आपके में। आप अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो 2 मिनट प्रैक्टिस करिएगा, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।